हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आई हूँ, इसके अंदर हम पी ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18 सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 जो हमारे पास आया है वो है नाइट्रोजन फैमिली। तो आज का वीडियो लेक्चर इज बेसिकली अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। अगला जो पार्ट आएगा वो ऑक्सीजन फैमिली के लिए होगा, जो 2 दिन बाद अपलोड हो जाएगा। और अगला जो पार्ट आएगा वो फ्लोरीन और नोबल गैसेस के लिए आएगा। ओके, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं वो सारे के सारे एक जगह मिल जाएं, डिटेल में मिल जाएं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ कहीं से देखने की जरूरत ना पड़े। एक वीडियो इज दिस वीडियो विल बी दिस सीरीज विल बी द मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस, ईदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स और योर जेई और फिर जेई मेंस और फॉर नीट, सबके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत काम आने वाली है, तो जल्दी से जाइए और कॉपी पेन लेकर आइए, क्योंकि लिखना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन भी सुननी है और साथ साथ आपको नोट डाउन भी करना है, बिकॉज देखिए ऐसा है, आप हर बार तो वीडियो नहीं चला सकते ना। तो आपके नोट्स अगर हैंडी रहेंगे, आपने अगर 2 शीट पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको बार बार जो है नोट्स वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से क्विकली एक ग्लांस लेंगे और एक बार देखेंगे और आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो बिना नोट्स की वीडियो नहीं देखनी है, बिना कॉपी पेन के नहीं देखनी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर स्टार्ट करने से पहले ही आ जाए या बाद में, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज चैनल अब अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस पे है और इसको आप लोगों के प्यार की और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, देखिए अब याद कीजिए कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज इंक्रीज करता है। मैं छोटी सी बात बता देती हूँ, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है। तो साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिख रहे हैं। तो इतना तो आप नाइट्रोजन फैमिली के बारे में समझ जाइए। ओके, सबसे पहले बात आ रही है मेटालिक कैरेक्टर की। देखिए हम एलिमेंट लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखिए जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डाउन द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, पता है आपको बात। और मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला मैंने? मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा अच्छा मेटल होगा। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बिस्मथ, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बिकॉज़ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे अच्छा मेटल बिस्मथ है, देन एंटीमनी, देन ये एंड देन दिस। ठीक है, तो ये इनका ट्रेंड हो गया, प्लीज नोट डाउन कर लेना। नाउ इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस दे आर कंसीडर्ड मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे आर कंसीडर्ड मेटलॉइड, और बिस्मथ इज मेटल। तो आपने क्या ट्रेंड याद रखा कि मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है साथ में, क्योंकि ट्रेंड रटना नहीं है हमें। रटने बैठेंगे तो कितने ट्रेंड याद करेंगे। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो मैंने 43 ट्रेंड लिखे हुए हैं कुल मिला के, सारे मिला के पूरे पूरे ब्लॉक। इतने ट्रेंड्स आप कब तक रटेंगे? कोई नहीं रट सकता, और रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेनी है, ताकि स्यापा ही खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है मेल्टिंग पॉइंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट में देखिए डाउन द ग्रुप एक सीधी सी बात होती है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। जैसे आपके पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा, और इसमें लिख लेते हैं। और जब साइज इंक्रीज करता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। कैसे? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, आप कुछ भी कह लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। यानी कि जिसका साइज बड़ा होगा उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आप स्लैश बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका
इंक्रीज करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। पर नहीं, यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है। आप जो कह रहे हैं सही है बात, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मगर ये सिर्फ आर्सेनिक तक बढ़ता है। तो फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड इट शुड इंक्रीज। देन भी यही कह रहा है, मतलब हमारी एक्सप्लेनेशन भी यही कह रही है कि इट शुड इंक्रीज, बट आफ्टर आर्सेनिक, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? यस, आर्सेनिक हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आर्सेनिक का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ऐसा कैसे हो गया? देखिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब आप नाइट्रोजन फैमिली में मूव करेंगे या इन जनरल किसी भी फैमिली में मूव करते हैं, तो डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास इनर डी नहीं होते, इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो इनर डी, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मगर आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मथ इनके पास इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब हमें पता चलता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास इनर डी नहीं है, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए इनर डी नहीं है, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स। मगर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के पास इनर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इनर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NH2NP, NH2NP3 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से, क्योंकि डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है रुकता नहीं है, क्योंकि डी शील्ड नहीं कर पाता न्यूक्लियस के चार्ज को, और न्यूक्लियर चार्ज जो है डी से होता होता एस तक पहुंच जाता है, बिकॉज इट हैज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज डी से होता होता एस तक पहुंच जाता है, और क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन पे अब ज्यादा चार्ज लग रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है, तो एस के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जिद्दी, यानी कि अब वो लॉस नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, तो ये रिमूव नहीं होते। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन व्हिच शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, because of that the nuclear charge on the NH2 electron increases, okay, and now they become जिद्दी। अभी जिद्दी हो गए, इनका लॉस नहीं हो सकता, तो अब सिर्फ 3 बॉन्ड बनेंगे, only 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी कि only 3 बॉन्ड फॉर्म। तो ऊपर वाले तो 5 बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं, मगर 2 इलेक्ट्रॉन तो जिद्दी हो गए क्योंकि उन पे न्यूक्लियस का प्यार उनको ज्यादा मिल रहा है, तो अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यानी कि सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनेंगे। और अगर बॉन्ड कम बनेंगे तो अट्रैक्शन कम होगी, और अगर एंटर वाले की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है क्योंकि डाउन द ग्रुप ये लोग सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ ओनली 3 बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए नीचे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गई, ठीक है। चलिए नाउ तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रुप 16 में जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NH2NP3, यानी कि दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी है इनके लिए याद रखना, ओके। चलो अगला हमारे पास, अच्छा तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, देखिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास जितने, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि कोई कितनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, दैट डिपेंड ऑन कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दे कैन मैक्सिमम कितने लॉस कर सकते हैं, भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही लॉस कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपके 120 तो नहीं चोरी हो सकते हैं, है ना, जैसे 100 ही चोरी हो सकते हैं। तो क्योंकि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वैसे तो सारी +5 में जाने चाहिए, मगर जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर बैठ जाता है। तो जब डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो एस के इलेक्ट्रॉन जिद्दी हो गए हैं क्योंकि डी एंड एफ की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो नीचे वाले यानी कि एंटीमनी और बिस्मथ अपने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पे NH2 तो लॉस हो ही नहीं रही,
NH2 के इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं हो रहे, सिर्फ Np के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यानी कि नीचे वाले सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यानी कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, यानी कि बिस्मथ +5 में खुश नहीं है, ध्यान रखना, बिस्मथ +5 में खुश नहीं है, इनफैक्ट बिस्मथ तो +3 में ज्यादा खुश है, क्योंकि इनएक्टिव इफेक्ट की वजह से उसके s के इलेक्ट्रॉन हो गए जिद्दी। ओके, तो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ बॉन्ड एंगल। अच्छा, यहां से यहां तक जो मैं डिस्कस कर रही हूं दैट इज हाइड्राइड्स। यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के कंपाउंड। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल चेक कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाउ अब अगर आपने ध्यान से देखें तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है और सबकी हाइब्रिडाइजेशन भी है sp3 और सब है पिरामिडल। ऑल्दो सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सब पिरामिडल है, तो ऐसा लगता है कि एंगल भी सेम होना चाहिए, नहीं, एंगल सेम नहीं है। देखिए, पहले तो आप ये ध्यान रखिए, क्या मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि sp3 में स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है। देखिए sp3 में अगर टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप कब होती है, टेट्राहेड्रल शेप तब होती है जब 4 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर कॉम्बिनेशन। तो उस केस में जो एंगल होता है वो स्टैंडर्ड होता है 109.28 डिग्री, दिस इज अ स्टैंडर्ड एंगल। पर यहाँ पे एक्चुअली sp3 शेप नहीं है, यहाँ पे है पिरामिडल। पिरामिडल कब बनती है, पिरामिडल बनती है जब आपके पास सिर्फ एक पीली बॉन्ड है और एक बॉन्ड कम हो गया और उसकी जगह आपने लगा दिया एक लोन पेयर। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन अभी भी 4 ही है मगर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यानी कि बॉन्ड कम हो गया, लोन पेयर आ गया, जैसे नाइट्रोजन में होता है। तो नाइट्रोजन में सिर्फ 3 ही बॉन्ड है क्योंकि बाकी चौथा तो लोन पेयर आ गया। और ये लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड को करता है रिपेल, बिकॉज देयर इज अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल्शन। लोन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है और इसकी वजह से यह एंगल स्टैंडर्ड एंगल से कम हो जाता है। मतलब होना ये भी 109 के आसपास ही था, पर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की इंट्रोडक्शन हो गई है। तो दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन व्हिच डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। तो अब बॉन्ड एंगल 109 तो नहीं है, इससे कम है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, तो अगर मैं अमोनिया का बॉन्ड एंगल चेक करूँ तो इट इज अराउंड 107.8, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एंगल से कम है। तो इसका एंगल है 107.8, अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो आप। तो ऐसा लगता है कि सब पिरामिडल है, सबका 107 होना चाहिए, पर नहीं। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, हियर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया का है और सबसे कम इसका है। और अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, इसका एंगल होता है 91.3 के आसपास। ठीक है, तो यानी कि इसका लीस्ट बॉन्ड एंगल है, लीस्ट बॉन्ड एंगल। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ है, आप पहले ये समझ लीजिए कि बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड एंगल क्यों नहीं है, मतलब 109 क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि टेट्राहेड्रल जो शेप होती है, जो स्टैंडर्ड शेप होती है, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इट्स ओनली बॉन्ड पेयर। और क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट भी नहीं है, मगर इनकी जो शेप है वो पिरामिडल है, दे ऑल आर पिरामिडल इन नेचर। ठीक है, तो क्योंकि ये पिरामिडल है, इनके पास एक लोन पेयर है, तो नाउ दिस इज अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से एंगल स्टैंडर्ड एंगल से तो कम हो गया है, मतलब 109 तो कतई नहीं है, कम है। ठीक है, हमें समझ आ गया, ठीक है 107 है, मगर 91.3। मगर जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनका बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मैं सिर्फ कर रही हूँ, ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिवली डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी फैमिली में, तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो हो ही रही है, ये रिपल्शन तो हो ही रही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसीलिए जो बॉन्ड के 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं अब वो नाइट्रोजन की तरफ आ गए, और नाइट्रोजन का साइज छोटा है और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, सेंट्रल एटम की तरफ चले गए। तो अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी काफी हो गई है।
तो दो टाइप की रिपल्शन यहाँ पे काम कर रही है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन और एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर उसकी तरफ है, तो कम एरिया में तो ज्यादा झगड़ा करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसका एंगल ज्यादा है, ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा है। ओके, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर जो है अब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की तरफ नहीं है। जैसे अगर आप एंटीमनी को देखें तो एंटीमनी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो अब बॉन्ड पेयर किसकी तरफ है, हाइड्रोजन की तरफ है। अब ज्यादा एरिया में है तो झगड़ा नहीं करेंगे। मतलब ये वही बात हो गई है कि अगर आप दो दुश्मन हैं, दो बच्चे हैं जो बहुत लड़ते हैं, तो अगर टीचर उनको क्लास में एक साथ बिठा देता है फिर तो कहने ही क्या, तो मतलब भौचाल ही क्रिएट कर देंगे, भूकंप क्रिएट कर देंगे। तो जो लड़ाकू लोग होते हैं ना उनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाकू लोगों को नजदीक रखोगे तो बहुत रिप्रेशन क्रिएट करेंगे, है ना। तो जब क्लास में बच्चे बहुत झगड़ते हैं, दो बच्चे जो बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, उनको एक कोने में रख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं कि दूर रहेंगे तो शांति बनाए रखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये दूर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी कम है, तो अब ये झगड़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, क्योंकि एंगल छोटा है, रिपल्शन की वजह से तो एंगल एक्सपेंड कर रहा है। जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है तभी तो एंगल बढ़ता है ना। चलिए ना, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ध्यान रखना आपने। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट हम इनका कंपेयर कर रहे हैं, इन्हीं का कंपेयर कर रहे हैं, हाइड्राइड्स का। तो बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड तो देखो जी ऐसा कहता है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप आपके पास साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंटीमनी सबसे बड़ा है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा। अगर हम बिस्मथ को कंसीडर नहीं कर रहे, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा। देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, मैंने आपको अभी बताया वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, और जब अट्रैक्शन की फोर्सेस इंक्रीज करती हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। दिस शुड बी द ट्रेंड। तो ऐसा लग रहा है कि अमोनिया का तो लोएस्ट होना चाहिए और इसका हाईएस्ट होना चाहिए, नहीं, अमोनिया का लोएस्ट नहीं होता। देखिए ये तो वो बात है जो होनी चाहिए, अब वो पढ़ते हैं जो एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट नहीं है। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या है, तो एक्चुअल ट्रेंड है डाउन द ग्रुप बढ़ ही रहा है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि या एंटीमनी का लिख लेते हैं, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस। तो ये सब तो सही है, मगर अमोनिया का सबसे कम नहीं है। एक्चुअली अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्यारी अमोनिया है। अब ऐसा कैसे हो गया, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मैं सर्कल कर रही हूँ, सर्कल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्सेप्शन भी ये रेशो कर रहा है, इसका सबसे कम होना चाहिए, है नहीं। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छी खासी अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, आप मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रहेगा। तो अमोनिया यहाँ पे एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में ही क्यों हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन ही जगहों पे होती है, जहाँ पे फ्लोरीन है, जहाँ पे ऑक्सीजन है और जहाँ पे नाइट्रोजन है। याद रहेगा, कहाँ कहाँ बताया मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होती है जहाँ पे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसको मैंने शॉर्टकट निकाल रखा है, इसको बोलते हैं फोन। टेलीफोन होता है ना, टेलीफोन का स्पेलिंग कुछ अलग होता है, फोन होता है PHONE, पर हमारे फोन का स्पेलिंग है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में फोन का स्पेलिंग है फोन, FON, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी, जहाँ पे फोन आ गया, यानी कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, ठीक है जी। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इस बार ज्यादा हो गया।
सेम प्रॉब्लम आती है मेल्टिंग पॉइंट में भी। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही है, ठीक है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, मगर इस बार अगेन नाइट्रोजन का, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मगर इस बार अमोनिया का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ट्रेंड ये याद रखना है, इसमें याद रखने वाली ये बात ये है कि बॉइलिंग पॉइंट के मामले में अमोनिया तीसरे नंबर पे आ रहा है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, मगर मेल्टिंग पॉइंट के मामले में अमोनिया फर्स्ट है, मतलब इसका हाईएस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। इतना क्लियर हो गया? तो ट्रेंड बेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा है, पर क्या ऑर्डर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट को सहने की क्षमता, हीट को वो कितने अच्छे से सह सकता है, और हीट को सहने की क्षमता डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ है अच्छी है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए बॉन्ड है, तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ओके, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। ये बात, यानी कि हम कहेंगे कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्गर इज अ बॉन्ड, मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, नाउ तो हम यानी कि शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं? हम शॉर्टकट लिख सकते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना वीक होगा। यानी कि ये बॉन्ड और अगर इस बॉन्ड की कंपेयर, मान लीजिए बॉन्ड है, छोटा सा बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड छोटा है मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इधर आ जाओ, तो अगर आपके पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ओके, तो सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा है? सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी है? उसी की होगी जिसका साइज ज्यादा होगा। तो जब आप इस तरफ जा रहे हैं बेटा तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। देयरफॉर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। शॉर्टकट में लिख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, BS का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ, शॉर्टकट लिख रहे हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सॉरी इट इज डिक्रीज। यानी थर्मल और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यानी कि सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है अमोनिया और लीस्ट थर्मली स्टेबल है बिस्मथ। देयर इज नो एक्सेप्शन। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है बेटा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, ठीक है। मगर थर्मल स्टेबिलिटी में आपको मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड देखने हैं। आपको दो मॉलिक्यूल की अट्रैक्शंस है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मॉलिक्यूल के अंदर की अट्रैक्शन चेक करनी है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, यानी कि अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है, BiH3 least. There is no exception in this. Now, next हमारे पास reducing character. Now, what does this reducing character means? देखिए, reducing character का मतलब है जो दूसरे को reduce करे, यानी कि reducing agent. ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया, आगे चलो, चलिए इसे प्लीज नोट कर लेना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन ही इसकी जान है। एक्सप्लेनेशन नहीं समझी तो कुछ नहीं समझा, ठीक है। चलिए, तो देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे की करते हैं रिडक्शन और उनकी खुद की हो जाती है ऑक्सीडेशन। देखिए ना, वर्ड है रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट कभी भी अपना काम नहीं करता। मान लीजिए मैं ट्रेवलिंग एजेंट हूँ तो मैं खुद ही थोड़ी घूमती रहूंगी। अगर मैं खुद ही घूमती रहूंगी तो ऑफिस में कौन बैठेगा, अटेंड कौन करेगा ग्राहकों को, कस्टमर्स को, आई मीन, ठीक है। तो कोई भी एजेंट जो होता है ना दूसरा का काम करता है, तभी तो एजेंट है, ठीक है।
अब कोई जासूस होता है, वो भी तो एजेंट होता है, तो जासूस कोई अपने घर की जासूसी थोड़ी करने बैठ जाएगा, दूसरे के लिए करेगा जासूसी। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद की कर देता है ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बेटा? इट्स सेल्फ ऑक्सीडेशन, अपने आप हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, इट्स सेल्फ ऑक्सीडेशन। ओके नाउ, तो सबसे ज्यादा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो बहुत कुछ होता है, पर एक डेफिनेशन ये भी कहती है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके पास ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आपको बताना है कि सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन लॉस करेगा। देखिए सबसे जल्दी हाइड्रोजन वही लॉस करेगा जिसका बॉन्ड वीक होगा, और क्योंकि Br(H3) में बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा और हाइड्रोजन जल्दी लॉस होगा। और जितनी जल्दी हाइड्रोजन लॉस होगा ये उतना अच्छा ऑक्सीडेशन शो करेगा और उतना अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। प्लीज रिमेंबर, हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग कैरेक्टर चेक करने के लिए, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट आप कह सकते हो, चेक करने के लिए यू हैव टू चेक कि कितनी जल्दी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट में ना जो ऑक्सीडेशन करे, और ऑक्सीडेशन के लिए आपको चेक करना है कि कितनी जल्दी हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है। हाइड्राइड्स के लिए बात कही जा रही है, फॉर हाइड्राइड्स ओनली। अगर ऑक्साइड्स है तो फिर हम अलग फैक्ट लगाते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो इजियर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन मोर विल बी द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन कब ज्यादा होगा? जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि तभी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, है ना। चलिए, तो यानी कि यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन समझ आया? आपको समझ आई कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, यानी कि बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा हाइड्रोजन उतनी जल्दी लॉस होगा। और सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? जिसका साइज सबसे बड़ा है, और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, तो जिसका साइज बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यानी कि इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी लॉस हो रही है। तो ट्रेंड है डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है? साइज इंक्रीजेस, क्लियर है? चलिए लिख देते हैं, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है, लिख लो। चलिए, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट वी हैव बेसिक कैरेक्टर। ओके, नाउ व्हाट इज दैट बेसिक कैरेक्टर मींस? बेसिक कैरेक्टर का मतलब है कि बेसिकली हमें बेसिकली बेसिक कैरेक्टर का मतलब है, बेसिक कैरेक्टर का मतलब है लुईस बेस कैरेक्टर यहाँ पे, और लुईस बेस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। देखिए अगर आप इनको देख रहे हैं ना, सारे हाइड्राइड्स के पास एक लोन पेयर है, चाहे अमोनिया की बात करो, आप किसी की भी बात करो, क्योंकि इनके पास है 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में, 3 तो इन्होंने काम पे लगा दिए, मतलब बॉन्डिंग में लगा दिए। अब बचे 3 काम पे लगा दिए और अब बचा एक लोन पेयर, तो दे ऑल हैव अ लोन पेयर। पर क्योंकि नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे अच्छा बेसिक, और डाउन द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज है। तो नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर सबसे अच्छा है बिकॉज इसका साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अच्छी है ना। लास्ट में है कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन का मतलब क्या है? कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंक करना, जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, फास्फोरस का फास्फोरस के साथ, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। और कैटेनेशन डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, तो कैटेनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और सबसे अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? अब आप बोलोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ तो साइज पर डिपेंड करती है, तो इस हिसाब से तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कैटेनेशन ज्यादा होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, आपको लगेगा कि नाइट्रोजन तो सबसे छोटा है इसीलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, और उसका कैटेनेशन ज्यादा है, तो सबसे अच्छा कैटेनेशन तो किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन का होना चाहिए। पर नहीं, सबसे अच्छा कैटेनेशन फास्फोरस का होता है। तो कैटेनेशन के लिए हम बात लिख रहे हैं क्या? फास्फोरस का कैटेनेशन अच्छा है नाइट्रोजन से। इनफैक्ट फास्फोरस का कैटेनेशन मैक्सिमम है, फास्फोरस का कैटेनेशन मैक्सिमम है। अब ये कैसे हो गया? देखिए एक्चुअली नाइट्रोजन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नाइट्रोजन का साइज छोटा है और नाइट्रोजन का साइज ज्यादा ही छोटा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज है यानी कि दोनों एटम नजदीक हैं, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन का लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन के लोन पेयर को करता है रिपेल, यानी कि देयर इज अ लोन पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है डिक्रीज। इसीलिए नाइट्रोजन का कैटेनेशन इतना बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन,
जैसे लोन पेयर इक्वेशन विच डिक्रीजेस द पोर्शन। अब विजेता कौन? फास्फोरस। ठीक है, चलिए